नमस्कार। फटाफट न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम राष्ट्रीय खबर पर चलते हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुर्तज़ा नाम के एक शख्स ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि वो शख्स मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मुझे लगता है कि केमिकल लोचा होने के कारण ये हमला किया गया है। और हमला करते वक्त वो धार्मिक नारा लगाते हुए, जय श्री राम वाला नहीं, जय श्री राम का नारा नहीं, वो दूसरे टाइप का नारा है जो कि लगाया जाता है हमले के पहले। वो नारा लगाते हुए हमला कर दिया, जिसमें पीएसी का एक जवान घायल हो गया, क्योंकि वो हाथ में दराती टाइप का कुछ लिए हुए था, जिसे बांका भी बोलते हैं, वही लेकर और नारा लगाते हुए हमला कर दिया। और आपको बताते चले कि गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठ के महंत आदित्यनाथ योगी जी का आवास भी वहीं पर है। तो और जब ये घटना होने के पास उसके जांच में जुड़े अधिकारियों को उनके मुर्तज़ा के पिताजी ने बताया, अब्बा जान ने बताया कि ये मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं और अपनी पत्नी से परेशान भी हैं, ऐसा भी खबर आया है। तो हमारा कहना ये है कि पत्नी से परेशान है या मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं तो उन्हें जो है गोरखनाथ मंदिर के बजाय कहीं और हमला करना था, या कहीं और जाकर उन्हें ये नारा लगाकर वहाँ के मौलाना काजी से मिलते तो शायद उन्हें ऐसी परेशान करने वाली, प्रताड़ित करने वाली बीवी से मुक्ति मिल सकती है। और फिर चलते हैं दूसरी खबर पर। आम आदमी पार्टी के स्वीट आतंकवादी अपने आप को कहने वाले केजरीवाल की सरकार, फ्री वाली सरकार पंजाब में पहुंच चुकी है और उसका दर्शन भी होने लगा है। पंजाब में पहुंचते ही सबसे पहले उनका काम था कि दिल्ली से परेशान थे, दिल्ली में उनको पुलिस नहीं दिया गया, पूरा शासन, पूरा पावर उन्हें नहीं दिया गया। इस चीज़ से झल्लाए केजरीवाल जी पहुंचते ही चंडीगढ़ पर धावा बोल दिए और चंडीगढ़ को कंफ्यूज कर दिए। बोले कि चंडीगढ़ हमारा है। अमित शाह से बोले कि जितना पैसा लगे भैया हमसे ले लो, लेकिन चंडीगढ़ हमें दे दो। इतना सुनते ही खट्टर के कान खड़े हो गए। खट्टर ने कहा कि चंडीगढ़ हमारा है, हमारा ही रहेगा, हम किसी को नहीं देंगे। केजरीवाल कहे कि चाहे हो चाहे ना हो, सरकार चले ना चले, फ्री में हम सबको दे ही रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ लेकर रहेंगे, क्योंकि हमारी नीति रही है कि जो मैं बोलूं वो करूं ना करूं, लेकिन जो करूं वो बोलूं ना बोलूं, इन दोनों के बीच मेरा सवाल ये है कि जनता को उलझाए रखूंगा कि देखो भैया, देखो चंडीगढ़ हमारा है, हमें लेने नहीं दे रहे हैं भैया, देखिए जी चंडीगढ़ को मैं और अच्छा बनाऊंगा, जबकि चंडीगढ़ शायद बहुत अच्छा पहले से ही है। इस मामले को देखते हुए चंडीगढ़ खुद कंफ्यूज है कि मैं कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। इन दोनों के चक्कर में, खट्टर और केजरीवाल भगवंत मान के चक्कर में, कहीं 25 एकड़ मेरा इधर ना चला जाए और 25 एकड़ मेरा उधर ना चला जाए, ऐसा सोचते हुए चंडीगढ़ ने ये डिसाइड करने का डिसाइसिव फैसला लेने वाला है। वो सोच रहा है मैं खिसकते 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 यूपी चला जाऊँ, जहाँ पे मैं सुरक्षित हो सकता हूँ, ऐसा खबर सुनने को आया है। केजरीवाल अपने टाइप का राजनीति चला रहे हैं। अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव करीब देखते हुए केजरीवाल वहाँ भी पहुँच गए हैं और बता रहे हैं कि हम बढ़िया सा, हम स्वीट आतंकवादी हैं, यहाँ बढ़िया विद्यालय, बढ़िया कॉलेज, भ्रष्टाचार करप्शन मिटाकर सूरत के बगल जो मुंबई है उसको अपने में मिला लेंगे, एक समय ऐसा भी आएगा। आप हमें वोट दीजिए जी, हमको जिता दीजिए जी, हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए जी, उसके बाद जो होगा जी आप देखेंगे जी, 5 साल देखेंगे जी, उसके बाद जो भी होगा ऐसे चलते रहने दीजिएगा जी। तो हम केजरीवाल जी से आगे निकलते हैं। अब कुछ इंटरनेशनल खबर पर चलते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के महान क्रिकेटर इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, देश चलाते चलाते पता नहीं कहाँ लेकर चले गए कि उन्हें लगा कि अब हम देश नहीं चला पाएंगे। विपक्षी भी उनके एकदम तैयार थे, बोले भैया अब तुमसे लगता है देश नहीं चल पाएगा तो फ्लोर टेस्ट कर लो, अगर फ्लोर टेस्ट में अपनी बहुमत साबित कर देते हो तुम सरकार चलाओगे, नहीं तो हम सरकार चलाएंगे। तो इमरान खान ने कहा नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम इतनी जल्दी हार थोड़ी मानेंगे, हम तो टेस्ट खेलने उतरे हैं, टेस्ट खेलने के नाम पर हम बॉलिंग करते रहेंगे 5 दिन, मतलब 5 वर्ष पूरा हम बॉलिंग करेंगे। लेकिन विपक्षियों ने कहा कुछ नहीं, हम कल आएंगे और कल प्रोटेस्ट करवाएंगे। और विपक्षी जितने भी थे सब ने बढ़िया सा अपना वस्त्र में माड़ डलवा कर, इस्त्री कराकर, खिजाब उजाब बढ़िया लगा उगा कर पहुँचे थे। बोले कि इनमें से ही कोई प्रधानमंत्री आज बन जाएगा
और इनको जो है हम आउट कर देंगे इमरान खान को। और इमरान खान को पता नहीं क्या सूझा रातों रात, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टेस्ट खेलते खेलते 20-20 खेल दिए और एक सटीक यार्कर मार दिए आर्टिकल 5 और 6 का हवाला देते हुए कि बाहरी शक्तियों के द्वारा हमारी सरकार को गिराया जा रहा है, इसलिए हम राष्ट्रीय असेंबली को भंग करते हैं। और वहाँ पर तुरंत स्पीकर ने फटाक से साइन वाइन करके राष्ट्रपति से भी कहलवा दिया कि भैया हाँ ऐसा ही होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा बिल्कुल जो इमरान बाबा कह रहे हैं वही सही है, यारकर सही है, मान्य है, यहाँ पर ये ऐसे होएगा। तो बाजवा ने भी कहा हमारा देखो कोई मतलब नहीं है, अमेरिका बहुत अच्छा आदमी है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, इमरान खान झूठ है, ये गलत बात कर रहे हैं, अब जैसा भी होगा देखा जाएगा। विपक्षियों ने कहा है देखो ये काला दिन के नाम से जाना जाएगा, और वहाँ पे धरना उरना पे बैठ गए और बोले हैं कि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचा। हम जाते हैं सुबह लोटा ढूंढने में भी दिक्कत आ रही है, लोटा वोटा कहीं पे सुरक्षित रखा नहीं है, सब कुछ लगता है कि चला गया है। तो पाकिस्तान की हाल के बाद हम चलते हैं श्रीलंका जी के। जी लगाने का मेरा औचित्य कोई बुरा नहीं था, मेरा मात्र ये था कि शुरू में श्री लगा है तो बाद में जी लगाने में कोई बुराई नहीं है। श्रीलंका इस समय बहुत ही परेशान है, व्यथित है। उन्होंने इतनी महंगाई जब बढ़ गई, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, वहाँ पे एक कप चाय पीने का 100 रुपये लगते हैं। 100 रुपये इंडियन 100 रुपये नहीं, लंकन 100 रुपये का एक चाय मिल रहा है। उस चाय की कीमत को देखते हुए वहाँ की सरकार ने उनको समझ में आया कि अब पूरे मिनिस्टरों को, पूरे मंत्रियों को चाय पिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, मंत्रिमंडल को भंग कर दिया और इमरजेंसी लागू कर दिया। इमरजेंसी लागू करने से क्या होगा कि अब चाय केवल पच्छे परिवार में ही, राजपक्षे जो भी है, 2-4 पच्छे टाइप के हैं ना, उनका जो पक्ष है उस पच्छे टाइप के लोग अपने यहाँ चाय सिर्फ पियेंगे, वो 100 रुपये की महंगी वाली चाय, बाकी 116 रुपया लीटर दूध शायद वहाँ बिक रहा है। उसका रीज़न ये बताया जा रहा था कि वो जिनपिंग, क्या नाम है उनका, जिनपिंग जो है वो बोले थे हम आपके यहाँ आएंगे, आपको पैसा देंगे, आपके यहाँ पोर्ट बनवाएंगे, जो पोर्ट से बहुत कमाई होती है उस कमाई को आप रख लीजिएगा, आप जो है अमेरिका बन जाएंगे। ये सोचकर हमने उनको एंट्री दे दी और वो पैसे देकर हमारी ले ली, पोर्ट ले लिया, मतलब 99 साल के लीज पर उनका पोर्ट ले लिया। अब उससे जो इनकम होएगा वो जिनपिंग साहब रखेंगे, और रखेंगे क्योंकि उन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से बनवाया था और अपने कर्मचारियों से बनवाया था, अपने यहाँ का सामान ला के बनवाया था, सब कुछ उन्हीं का था तो उनका ही होना था। इस चक्कर में श्रीलंका का दिवालिया निकल गया। अब कह रहे हैं हे भारत हम देखो तुम्हारे बगल में रहते हैं, कुछ हेल्प कर दो। मोदी ने कहा ठीक है, हम भी कुछ खरब कितने अरब, 100 कुछ अरब डॉलर का मदद कर देते हैं। मोदी ने मदद कर दिया, 40 पता नहीं कितना 40-40 अरब टन चावल वावल भिजवा के कह रहे हैं कि दाल भात खाओ, उसके बाद देखा जाएगा जो जैसे होगा। जब चीन के में घुसे थे तो हम समझाए, तुम माने तो थे नहीं, तब तक दाल चावल खाओ, उसके बाद हम देखते हैं कि और तुम्हारा क्या होता है। तो बोले नहीं हमसे गलती हो गई, हम अब जो है जिपनिंग ओपनिंग के पास हम नहीं जाएंगे। जिपनिंग भी आँख छोटा करके वो भी देख रहा है कि दोनों क्या करते हैं, उसी हिसाब से हम भी एक्शन लेंगे। तो उधर ये खबर लगते ही जो है वो अपना छोटा मुन्ना, क्या बोलते हैं उसको, नेपाल के जो बहुत साहसी प्रधानमंत्री हैं, ओली के बाद उनको जब बैठाया गया, एक तो साहसी मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, एक तो बहादुर उनका नाम है, ऊपर से शेर भी लगा लिए हैं। वो शेर बहादुर जब देखे कि ऐसी हालात है तो आनंद फानन में भारत का दौरा तय कर दिए कि कहे चलते हैं, भारत ही चलते हैं, कुछ हो सकता है कि अपनी बात बन जाए, क्योंकि वो भी जिपनिंग के निगाह में बसे हुए थे। जिपनिंग भी उनको प्यार भरी निगाह से देख रहे थे कि कुछ ऊर्जा संयंत्र लगा लो, उसमें भी कुछ हम तुम्हारा भला कर देंगे। तो लेकिन श्रीलंका का भला देखते हुए उन्होंने कहा नहीं, हम भारत से ही मदद लेंगे, बड़का भैया से हम मदद ले लेंगे, तुमसे काहे लें बे, तुम तो फंसाए दोगे हमें। वो आए अपने ऑफिशियल दौरे पर और वहाँ पर फिर मंत्री से मिले भारत के, वहाँ से फिर चले गए बनारस में पता नहीं योगी जी से क्या बात हुई, योगी से उनकी मुलाकात हुई, योगी ने शायद उनके कान में कुछ कहा। वहाँ से लौटने के बाद सीधे दिल्ली पहुँचे। वो दिल्ली पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया कि सबसे बड़ी गड़बड़ी कर दी, अच्छा काम कर दिया कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में चले गए, और राष्ट्रीय कार्यालय में जाते ही चाइनीज़ सपोर्टर जो बैठे, वाम दल बैठे हुए हैं नेपाल, उनको लग गई पता नहीं कहाँ पे एक हरी कलर की मिर्ची। वो बोले ये गलत बात है, ये कैसे हो सकता है, ऑफिशियल दौरा ये थोड़ी ऐसे होता है कि ऑफिशियल दौरा पे आप जो है कहीं बीजेपी कार्यालय में जाइए, आप वहाँ के जो भी नेतागण हैं उनसे आप मिलिए।
तो जो इनके जो है इनका विभाग था, इनका ऑफिस था, वहाँ से न्यूज आया कि देखो भैया जब बनारस गए थे तब नेपाल के प्रधानमंत्री थे, जब बीजेपी नेताओं से मिले, भारतीय नेताओं से मिले तब वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन जैसे ही वो गए बीजेपी कार्यालय तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक आम इंसान थे, वो एक प्राइवेट मीटिंग के लिए चले गए थे। तो ये कहकर अपने बात को उन्होंने समाप्त कर दिया। अब चलते हैं यूक्रेन की तरफ। यूक्रेन के जेलेंस्की अमेरिका के उकसावे में आकर फंस तो गए ही हैं, चेहटा में उनका गोड़ बहुत बुरा फंस चुका है, लेकिन फिर भी वो अभी भी दंभ ताने हुए हैं। उन्हें अपने जनता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने यूगो से मतलब है। उनका पर्सनल लड़ाई खेत मेड़ का हो गया है पुतिन से। वो कह रहे हैं हम झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला। पता नहीं पुष्पा वहाँ पर पता नहीं कैसे रिलीज हो गई, अब वो भी कह रहा है झुकेगा नहीं साला। अमेरिका भी कह रहा है, अमेरिका उसको उकसा दिया है, अमेरिका चाहता है कि युद्ध कभी ना ख़त्म हो, लेकिन पूरे विश्व में ढिंढोरा ये पीट रहा है कि भैया वो देखो वो देखो, पुतिन तो मनई मार दे रहा है, वहाँ पे बहुत सारे मनई पर हमला कर दे रहा है, ये मानव अधिकार का हनन है। तो जेलेंस्की को तो समझ में नहीं आ रहा है कि लुहा तू करके उसके चक्कर में कूद गए, उनके उकसावे में आकर कूद गए। अब उनको समझ में तो आ नहीं रहा है, लेकिन एक इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि रूस लगता है कि इसमें हार जाएगा, क्योंकि रूस के करबस का नहीं रह गया यूक्रेन। यूक्रेन भी कह रहा है ठीक है हमें अब कम से कम आदमी नहीं भेज रहे हो अमेरिका, अब अवैध असलहा तो दे दो। बोले कि अवैध असलहा क्या, भेज तो रहा हूँ तुमको, $300 भी दे दिया, असलहा भी दे दिया। बोले नहीं हमें 3 कट्टा दीजिए 100 गोली के साथ, उसके बाद AK-47, 45, 48, 52, 72, 82 दीजिए, क्योंकि 47 सही से टारगेट पे 47 आदमी मर रहे हैं, हमें 82 मारना है, इसलिए AK-86 दीजिए, AK-82 दीजिए, ये सब दीजिए। तो उसके बाद फिर उसको देखते हुए पुतिन ने चुटकी लेते हुए ये बोला कि 82-86 भाई चलाएगा कौन तुम्हारे यहाँ। तो बोले कि नहीं अभी अमेरिका के यहाँ कोरोना से लोग बीमार हैं, वो उठा नहीं सकते असलहा, इसलिए अभी सिर्फ असलहा दे रहे हैं, बाद में उठाने वाले आएंगे। अब ये नहीं पता चल रहा है कि लाश उठाने आएंगे कि असलहा उठाने आएंगे। तो ये यूक्रेन का मसला था। यूक्रेन के मसला से यूक्रेन और रूस का ये जो हाल था, उसमें भारत रूस के साथ खड़ा दिख रहा है, यूक्रेन के साथ भी खड़ा हल्का फुल्का दिख रहा है। वो अपना क्या कर रहा है, बैलेंस ऐसे 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 मतलब ना गिरूं करके बैलेंस अपना बनाया हुआ है। इसको देखते हुए अमेरिका का बाइडेन परेशान हो गया। वो बोला कि इसको हम बहुते समझा रहे हैं, रूस का साथ ना दो ना दो ना दो, ये दिए जा रहा है। तो उसका विदेश मंत्री दिलीप करके कोई था, तो बोला हम चलते हैं, अब जाकर हम धक्की आके आते हैं, मोदी को समझा के आते हैं। वो आए, बोले सुनो उनसे यार देखो सौदा उदा मत करो, तेल पानी मत खरीदो, ठीक है, ये बहुत गड़बड़ बात है। अगर तुम ये सोच रहे हो रूस के साथ रहोगे तो गलवान में या कहीं डोकलाम में चीन हमला कर देगा, तो क्या तुम्हें लगता है चीन बचाने आएगा? तो मोदी मन ही मन मुस्कियाए और बोले लेकिन नहीं। ऐसे मौके तो मोदी बोलबे नहीं करते, मोदी जब बोलते हैं बहुते भयानक बोलते हैं, नहीं तो बोलबे नहीं करते, और बोलते हैं तो चुप ही नहीं होते। लेकिन दिलीप के सामने मोदी बोले नहीं, मने मन कहे कि ससुरे तुम तो नहीं साथ दोगे, ये तो क्लियर है, रूस दे न दे वो बात का मैटर है, चाइना वाला तो हम निपट लेंगे, लेकिन अभी हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम सदैव हमारे पिछवाड़े में पिन किए हो मतलब अपना असलहा बेचने के चक्कर में आप युद्ध कराते रहते हैं, और यही नीति आप यूक्रेन के साथ चल रही है। जब आप यूक्रेन को उकसवा कर लड़वा दिए हो, आप उसके साथ नहीं हो, तो हमारा साथ क्या दोगे? मुझे आपसे उम्मीद भी नहीं है, मैं अपना कर रहा हूँ, मैं अपना संबंध देख रहा हूँ, आप परेशान ना हो, आप अपने घर जाएं। ये जाते ही तब उनको रूस के विदेश मंत्री को पता चला कि दिलीप की बात प्रधानमंत्री ने नहीं माना है, तो वो भी आए और प्रधानमंत्री मोदी के गले लग गए। उनका दौरा देखने के बाद अमेरिका खुन्नस खा लिया, लेकिन रूस के विदेश मंत्री इतना ही नहीं चुप रहे, उन्होंने मोदी से कहा कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं, अब तुम्हें जो चाहिए हम वो सब कुछ देंगे, दिल खोल कर देंगे, तुम हमारे बहुते बड़े वाले मित्र हो। इतना सुनते ही मोदी ने कहा कि देखो भैया हमें जो ज़रूरत पड़ेगी हम तुमसे ले लेंगे, अभी तो अमेरिका वाले को ले रहा हूँ ना, कह कर ले रहा हूँ, तो आपकी तो मैं ले ही लूँगा आराम से, हमारा तुम्हारा तो ऐसे भी पुश्तैनी संबंध है, उसको हम काहे नहीं निभाएंगे, इसको हम निभाएंगे, बराबर निभाएंगे। और भारत को पूरे यूरोपियन कंट्री भारत पर दबाव बनाए हुए हो, क्या उसके चक्कर में पड़े उड़े हो, नुकसान इससे तुम्हारा हो जाएगा, कोई मदद फ्यूचर में नहीं करेगा। तो भारत ने कहा कि आई एम सक्षम फॉर दिस, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपने हिसाब से इसको संभाल लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ अभी बगल म्यांमार में आज भी वही हाल है। तख्ता पलट के बाद सैनिक का शासन चल रहा है, उनका तानाशाही अपना चल रहा है। उन्होंने आज भी प्रमाणित किया है कि अपने प्रधानमंत्री साहिबा को जेल में ही रखेंगे, आवाभगत उनका वहीं करेंगे और शासन हम चलाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। बाकी अफ़गानिस्तान में तालिबानों का ज़बरदस्त
परचम लहराया हुआ है। प्रचंड असलाह के साथ उन्होंने शासन पर कब्जा करने के बाद लगातार अनैतिक कार्यों से देश को शोभायमान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और भारत भी चुप बैठा हुआ है और इन सब पे जितनी नज़र बंद करके ऐसे लगातार ऐसे देख रहा है कहाँ पे क्या हाल है, वहाँ पे मैं अपना इनिशिएटिव चला दूँ, 1 रोड 1 बेल्ट ये करके ऐसा अपना प्लान चलाते रहेंगे, कहाँ पे कैसे रोड बनाना है उनकी नज़र सब पर है चाइना का। तो ये खबर थी अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अब चलते हैं खेल जगत की ओर। खेल जगत की ओर IPL में के एक मैच में धोनी से जडेजा नाराज़ हो गए। कौन जडेजा नाराज़ हो गए? साला झुकता नहीं वाला नहीं जडेजा, वो वाला जडेजा है जो संन्यास ले लिया, मीन्स अजय जडेजा नाराज़ हो गया। वो वही जडेजा है जिसके ऊपर BCCI ने ये कहकर रोक लगा दिया था कि आप जो है पैसा वैसा लेकर शायद रन ऑन बना रहे थे, कैच छोड़ दे रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे थे, तो आप अब बल्ला लेकर मैदान पे आप नहीं उतरेंगे। प्रतिबंध टाइप कुछ लगा दिया था कि आप बल्ला लेकर अब मैदान पे कभी नहीं उतरेंगे। तब तक नहीं उतरेंगे जब तक आप उस बेढंग से कमाए हुए ढंग के पैसे को आप अपने जेब से खर्च नहीं कर देते। जब खर्च कर देंगे, जब ख़त्म हो जाएगा तब आप उतारेंगे। इसी चक्कर में खर्च करते करते जडेजा का जीवन काल ही खेलने वाला निकल गया। उन्होंने खुद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा टाटा बाय बाय कर दिया। उसके बाद वो आजकल धोनी से नाराज़ दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं जब जडेजा को कप्तानी दे दिया है, जडेजा मतलब झुकता नहीं साला, वो वाला जडेजा मतलब रविंद्र जडेजा को जब कप्तानी दे दिया है तो क्यों बीच में जाकर पिनबाजी कर रहे हैं? उसको फील्डिंग पे लगा दिए बाउंड्री पर और कप्तानी अपने हाथ में लिए हुए हैं। ये गलत है। अरे कप्तानी करना है तो सेमीफाइनल फाइनल में करो जहाँ पर दबाव हो। अभी पहले दूसरे मैच में अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमें पता है जडेजा को पता है क्रिकेट कैसे खेला जाता है। उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस अनुभव गढ़े हुए हैं। खेल जगत के बाद हम चलते हैं एंटरटेनमेंट जगत की तरफ। एंटरटेनमेंट जगत पे बात करते हैं कि उर्फी जावेद नामक एक कन्या ने अपना स्टेटमेंट दिया कि क्यों आप लोग हमारी चड्डी और ब्रा के पीछे पड़े हुए हो। मैं पहनी हूँ कि नहीं पहनी हूँ, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आप खुद पर ध्यान दीजिए, खुद की चड्डी पर ध्यान दीजिए। ऐसा सुनते ही उनके फैंस ने कहा ठीक है ये हमारी गलती थी, हम अब कहीं और ध्यान देंगे। तो ऐसे करते हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे ड्रेस से हमको मत अज्यूम करिए, मत जज करिए, हमारा ड्रेस कुछ और कहता है और मैं कुछ और हूँ। तो हम भी कहना चाहते हैं भैया उनके मसले में क्यों पड़े हुए हो, उनका अपना मसला है। गर्मी इस तरीके से है कि कपड़े पहने ना पहने क्या फ़र्क पड़ता है। गर्मी बहुत तेज़ है इसलिए शायद उन्होंने कम कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए ठंडी तक का इंतज़ार करें, जल्दबाजी ना करें, कुछ ऐसे उनके ऊपर आरोप ना लगाएं जो देखने में अति शोभायमान लगे। तो ऐसे आरोप से अभी बचें। कुछ लोगों ने कहा कि ये आगे चलकर देखा जाएगा। अब चलते हैं मौसम विभाग पर। भारतीय में बहुत ज़बरदस्त इस समय भारत में गर्मी पड़ी हुई है। तो कुछ लोगों ने अपना विचार रखते हुए ये कहा कि भारत में गर्मी बहुत प्रचंड है। तो कुछ लोगों ने और आकर फिर कहा उसी पर, कुछ लोगों ने और बुद्धिजीवी है ना, मतलब जैसे अपने यहाँ लेयर है, ये बोले तो उस तरीके से एक आकर और बोले भैया गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा वो लॉजिकल मतलब दार्शनिक टाइप के अंदाज में, फिलोसफर टाइप के अंदाज में उन्होंने बोला कि गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगा तो कहा ठंडी पड़ेगी। फिर उसके ऊपर एक लोग और आकर बोले कि अरे भैया तो कहाँ मार्च में और अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ती थी जो अब नहीं पड़ रही है। तो बोले तो कुछ सज्जन आकर उसमें केजरीवाल और ममता बनर्जी राहुल गांधी टाइप के थे, बोले भैया गलती ऐसी नहीं है, एक्चुअली जो यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया वहाँ के जो प्रदूषण है उस वजह से गर्मी फैली हुई है। तो उसने एक समझदार है बोले नहीं मामला वो नहीं है, मामला वो दूसरा मामला है। तो बहुत खुचियाने पर बोले वो, फिर उनको ज़बरदस्ती दबाव डाला गया, मतलब बोला गया कि नहीं बोलोगे तो ठीक नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो घबरा कर बोले, वो सज्जन बोले ऐसा मामला नहीं है। दरअसल अभी हाल फिलहाल में सारा अली खान ने एक रंग बिरंगा अंडरवियर ब्रा में जो है पहन के वो बाहर निकल गई, ये बहुत बड़ा रीज़न है गर्मी का। तो लोगों ने कहा हाँ ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसी पे सबने मान्य करते हुए सारी चीज़ों को शांति से वो लोग मान गए, उसी पर मौसम आधारित पर मान गए गर्मी आखिर क्यों है। तो उस पर वो लोग अपने अपने घर चले गए और लग गए मोबाइल पर सर्च करने कि सारा अली का वो साइज मतलब अंडरवियर का मतलब कलर वलर देखने के लिए वो चले गए और इत्मीनान से अपने बेडरूम में सारा अली खान का पिक इमेज निकाल के सर्च कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का फटाफट न्यूज़ था और ऐसे हम लाइट डालते रहेंगे डार्क साइड पर
और आपको न्यूज़ बताते रहेंगे कि वहाँ घटना क्या घट रही है। तो अभी हमें आदेश दीजिए और नए न्यूज़ को मुझे कवर करना है, और फिर तो आना है 2-4 दिन में आपके बीच कुछ नए खबर के साथ, कहाँ पर क्या हो रहा है। फिर मिलते हैं। अभी के लिए आपसे नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।